बाहर उनको बैठना तो बैठना नहीं, वो टीचर टाइप हो, पेरेंट्स हो, सबको बैठना दीजिए। इंटरेस्टिंग है, क्लास बड़ा मजेदार होने वाला है, इसलिए डाटा रिकॉर्डिंग पर लगा देना, अगर खत्म हो गया तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, कर दूँ सर लाइन? हाँ प्लीज। यस लाइव है क्या? हाँ जी लाइव। मैंने अब रिले होगा। टॉपिक मुझे लिखना होगा या डिस्प्ले आएगा आपके? आई एम सपोज टू राइट, मुझे लिखना है। अच्छा ये नहीं, ये इनसे बनेगा सर, नीचे होने लगी सर। ओके ये ये ले, देखिए, ये रबर ये रबर है। अब ये ले, हाँ जी। दो वेक्टर बराबर होते हैं, ये सबको पता होगा, आप लोग 12th पास है ना? यस सर। तो दो वेक्टर बराबर है, हम सबको पता है क्या होता है कंडीशन। दो वेक्टर बराबर होने के लिए पैरेलल हो, साइज अलग हो गई तो वेक्टर बराबर नहीं है, ठीक। डायरेक्शन उल्टा हो गया तो फिर बराबर नहीं, ये हम सब जानते हैं, हम बेकार है इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। यू ऑल अंडरस्टैंड। आपने वेलोसिटी वेक्टर आप समझते हैं सब लोग? वेलोसिटी वेक्टर किसी भी वक्त पाथ के टेंजेंशियल होता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, सपोज ये पार्टिकल इस वक्त यहाँ है, टेंजेंशियल पाथ पर वेलोसिटी वेक्टर। किसी भी वेक्टर में चेंज दो प्रकार से हो सकता है, चाहे तो इसकी साइज बदल जाए, आप इसकी साइज बदल दो और डायरेक्शनल चेंज कर दो, आप इसकी डायरेक्शनल चेंज कर दो। मान लीजिए ये हो, एक तो इसकी साइज बदल गई और डायरेक्शन चेंज हो, दोनों ही परिस्थिति में वेलोसिटी वेक्टर में चेंज है, किसी भी वेक्टर में चेंज, ये हम सब समझते हैं। प्रश्न उठता है कि डायरेक्शन चेंज कब होता है और साइज चेंज कब होती है। पहला क्वेश्चन कि किसी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किस कंडीशन में होगा और साइज चेंज किस कंडीशन में होगा, ये बताइए प्लीज। कोई रिस्पॉन्स आपसे? किसी वेलोसिटी वेक्टर के साइज को बदलने के लिए आपको फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। ये है वेलोसिटी वेक्टर। यदि हम फोर्स, पार्टिकल मास है, सपोज इस पार्टिकल का मास है, तो इसको फोर्स वेक्टर हम इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दिस इज फोर्स वेक्टर, तो इसकी साइज बदलेगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते तो कम होगा। प्रश्न उठता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना है। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आए, ठीक। ये है साइज चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज। व्हाट अबाउट साइज? क्वेश्चन है डायरेक्शन चेंज करने वाला कौन? हु विल चेंज डायरेक्शन? कैसे चेंज होता है? ये होता है, कभी सोचा इसका? किसी वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करना हो, सिर्फ डायरेक्शन को, तो क्या करना होगा? या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बस यही एक छोटी सी बात है जिस पर सर्कुलर मोशन बेस्ड है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यदि आप फोर्स 90 डिग्री पर लगाएंगे, 90 डिग्री पर अगर फोर्स अप्लाई हुआ वेलोसिटी वेक्टर, तो इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, यानी साइज बराबर होगी, इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जा चुका है
ये फैक्ट है कि आपको डायरेक्शन बदलना है तो फोर्स को 90 डिग्री पर लगाना है ना। कंसेप्ट क्लियर हो? जहां तक अगर फोर्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो साइड चेंज होगा, ये हम सब जानते हैं। तो फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। अभी नोट मत कीजिएगा, अभी मैं नोट करवाऊंगा। फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। चलिए हम लेते हैं, ये है वेलोसिटी वेक्टर। ये मानते हुए मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है वो टेंजेंशियल है, हम वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सपोज फोर्स ऐसे है, ये है फोर्स। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट है भाई, एक ये है 90 डिग्री, इसका काम होगा इसके डायरेक्शन को चेंज करना, और इसका काम होगा साइड चेंज करना, ठीक है। ठीक, तो हम स्ट्रेट लिखते हैं, फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड, ये कैसे आएगा? फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, एक पैरेलल टू वेलोसिटी, तो हमने लिखा फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी। इतने को हम लोग, चूंकि ये डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इसके लिए हम लोग टी लिखेंगे, फोर्स टेंजेंशियल। तो बताइए फोर्स टेंजेंशियल कौन सा होगा? ये वाला अलोंग टेंजेंट। अब इसका नाम क्या रखा है? इसको हमने रखा फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसके लिए रखा टेंजेंट से 90 डिग्री पे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर्किल चैप्टर में, क्या होता है? आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? स्पर्श रेखा, टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा। कैसे ड्रॉ करते हैं? किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप रेडियस ड्रॉ करते थे, फिर उस पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहले आपको रेडियस ड्रॉ करना होता है, बिना उसके आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए इससे यानी इससे परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो लाइन होगा वो रेडियल होगा। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए फोर्स का दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, क्या समझते हैं हम? चल ये साफ कर लो। अब देखिए यहां से स्टार्ट कर, फोर्स टेंजेंशियल प्लस फोर्स रेडियल, दो वेक्टर का वेक्टर सम याद रखिए, पोटेंशियल। बताइए एटी वेक्टर को कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बताइए क्या लिखना है? क्वेश्चन है, नोट कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि एटी वेक्टर को क्या लिखा जाए और ए रेडियल को क्या लिखा जाए? पहला क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन 1 Q1 एकदम फंडामेंटल्स का। क्लास यहीं से आगे बढ़ेगा। सर्कुलर मोशन के लिए एकदम बेसिक फंडामेंटल ख्याल रखिएगा। आपको पास है, आपने लिखा है 11th 12th कर रखा है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपसे एकदम बेसिक्स पूछ रहा हूं क्योंकि दिक्कत यहां है, इस कारण से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। चलिए बताइए इसका आंसर। कोई एक बच्चा आए और यहाँ आंसर लिख दे प्लीज। आपने से कोई एक आया आंसर लिख, जो आपको समझ में आए। मैं आपके लिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये लीजिए रेड कर देगा। चलिए आइए
आपको जो मन करे आप लिख देना। आइए वो एक बच्चा है, लिख। देखिए ध्यान रखिएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर है। मुझे वेक्टर फॉर्म में एक आंसर है। मे बी ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो आपके नीट और ट्रिपल ई और बताइए क्या लिखा। आइए आइए देख लीजिए प्लीज प्लीज। अरे ऐसे ही अरे अरे बोलना बोलने 1 मिनट लगे, बोलिए बाद में लास्ट में भूमिका पाएंगे। नहीं मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, क्या लिखेंगे। देखिए आपको सब समझ है, मैं कह रहा हूँ उसके आगे क्या लिखना है, बस इतना सवाल। हाँ 80 के आगे क्या लिखेंगे, मेरा क्वेश्चन है, सीधा लिख दीजिए, जो मन करे लिखना है, समझाना नहीं है आपको, सिर्फ लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है। हाँ वेक्टर फॉर्म में, यस पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। डीवी बाई डी, ठीक है। हाँ ये आइए जल्दी से बैठते हैं, जल्दी से। क्वेश्चन एक सामने आ गया पहला, ठीक है, बैठ जाए आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। हाँ और क्या बताइए, ये क्या लिखाते हैं, डीवी बाई ये आपने लिखा डी वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा के लिख दिया, यही लिखा ना। आगे बैठ, अभी मैं बताता हूं आपके हिसाब से, इनके हिसाब से। देखिए आपने ये लिखा, आपके हिसाब से dv वेक्टर बाई dt लिखा, पता है ये क्या होता, दिस इज a कंप्लीट टोटल a, ये वाला ए, दिस इज दिस ए, आपने ये लिख दिया। मैंने पूछा है सिर्फ इतना क्या है, सिर्फ ये, अभी क्वेश्चन मार्क है ये, न कि ये। करेक्ट करें, साथ में बेटा साथ दीजिए सभी लोग, आप समझ गए ना मेरी बात। dv by dt इज एक्सीलरेशन, फोर्स बाय मास, आपने पढ़ा है, दिस इज एक्सीलरेशन। मेरा स्पेसिफिक है कि ये दोनों अलग अलग, अगर जब तक नहीं दिखेगा सर्कुलर मोशन और आगे मैकेनिक्स में प्रॉब्लम होगी ही होगी। कई बार आदमी एक फिक्स मोड में काम करता है कि एक ढर्रे पर चला रहा है, आंसर हमने निकाल लिया, आंसर भी सही है लेकिन समझ वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। ये इसलिए बताएं बेटा इसका क्वेश्चन आंसर, और फिर इसके बाद इसका आने वाला है। मैं इसको फिलहाल रख कर, आपका शुभ नाम समीर, समीर। अच्छा ये आपका रिप्लाई था समीर, ठीक है। तो आपका आंसर आपने इसका दिया, मैंने इसका, गलत नहीं है, आपने इसका आंसर दिया, मुझे इसका आंसर दिया। चल मैं है, अच्छा नेक्स्ट पेज कर लो। अच्छा इस वाले से, ओके ठीक, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था, ठीक है। चल मैं फिर से वापस आ रहा हूं, क्वेश्चन है 80 क्या होगा, आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। टेंजेंशियल एक्सप्रेशन में होता क्या है, पहले अपने आप समझिए। वेक्टर की साइज बदलती है, डायरेक्शन तो नहीं बदलती। साइज बदलने का मतलब है उसकी, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है 10 kmph, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड, तो बदला क्या, 10 से 12 क्या बदल रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक। यानी वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सोचिए सोचिए, स्पीड। तो सुनिए, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेक्टर इज d स्पीड बाय dt, ध्यान से सुनिए, दिस विल बी d by dt of speed multiplied by some unit vector। वेक्टर फॉर्म में ये तो करना है, आपको यही करना है। स्टार्ट करते हैं, तो इसको लिखते हैं d by dt of
व्हाट, किसका, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, स्पीड। बताइए स्पीड के लिए क्या लिखा है, सीधा बोले, आपको पता है, झिझक ना करें, स्पीड आप जानते हैं, व्हाट इज स्पीड, डी बाई डी टी ऑफ, बताएं ना ना ना, स्पीड के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं, दिस इज स्पीड। अभी ये स्केलर है या वेक्टर है, ये स्केलर है, आपको क्वेश्चन वेक्टर पे लिखा गया, अब आगे क्या लिखूं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कोई होगा, ठीक, तो कई सारे तरीके हैं, हमने वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, हो गया, वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल में, आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर के लिए वेलोसिटी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड किया, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया कि नहीं, अंडरस्टूड है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसको और भी है, आप सीधा इसी को डी डी बाई डी टी यूनिट वेक्टर, वो लिखने का तरीका है वो, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ सोचें कि क्या ये एक्सप्रेशन बेहतर लग रहा है कि नहीं, आपको वेलोसिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, आपने उसको किसी भी वेक्टर को, किसी भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्या डाउट है इसमें, बेटा किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर को उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या करेंगे, सिंपल है, आप उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये तो पढ़ा था। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ए रेडियन, ये अब इस तरीके से सोच के बताइए, आइडिया लेते हैं, रेडियल डायरेक्शन में चेंज लाने वाला फोर्स रेडियल, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आप लगाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तब डायरेक्शनल चेंज होगा, दिस डिवाइडेड बाय मास, ठीक, पता है क्या लिखा, क्या पढ़ा था, टेंजेंशियल रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा, फिर रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा, क्या पढ़ा है, वेरी गुड, v स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल सही, ठीक, तो v स्क्वायर बाई आर, देखिए v स्क्वायर बाई आर रेडियस जो भी होगा, क्या इसको मैं v डॉट v लिख सकता हूँ, कैन बी राइट, और इसको हमने लिखा r वेक्टर का मॉड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, ये स्केलर है या वेक्टर, बताइए, चेक करें, v डॉट v स्केलर, मैग्नीट्यूड स्केलर, ठीक, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखें, सिंपल, r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मॉड, यहां तक नोट कर लिया, बेटा आप भी ध्यान दीजिएगा, है ना, वो मिस नहीं करना चाहिए, क्या याद है, ठीक है, कंफर्टेबल है आप, बिल्कुल, नेक्स्ट शीट लू, चलिए अब इसको
F डिवाइडेड बाई m इज एक्सेलरेशन। डायरेक्ट वो दोनों टर्म क्वांटिटीज आपने लिखी जो अभी हमने निकाला, ठीक है। प्रश्न उठता है ए का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ ए, यानी इसकी मॉड ले रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो जो आपने लिखा उसको स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट है, डिटेल में ना जाते हुए हम सब जानते हैं वो v स्क्वायर बाई आर प्लस डी वी बाई डी टी स्क्वायर अंडर रूट will give us this tangential acceleration, radial acceleration को स्क्वायर टर्म करके आप अंडर रूट निकालेंगे, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक, प्रश्न ये कि यदि ये मौजूद है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये है नॉन जीरो, dv by dt नॉन जीरो है, इसका मतलब स्पीड चेंज कहीं भी हो, अगर ये नॉन जीरो है तो स्पीड चेंज कर रहा है, अगर ये जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आप समझे, देखिए बेटा यह है उस वक्त की रफ्तार v, अगर ये चेंज कर रहा है तो ये भी चेंज हो, ये जीरो है तो इनकेस ये कांस्टेंट है तब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। पोजीशन भले चेंज कर रही होगी किसी सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शीट लेते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के लिए ये लेना था ना, ये ठीक, इसकी सेंटर खुद ही लोकेट हो जाएगी, जो कि अंदाज से ले लूं, अच्छा ये पेंसिल है, सपोज अंदाज से मैंने ये सेंटर, सपोज इसकी ड्यूटी में नहीं जानी है, कंसेप्ट आप सब, ठीक है। इस वक्त एक पार्टिकल सपोज इस जगह है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये हो। प्रश्न उठता है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर यहां से यहां ये हो रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई हो, डायरेक्शन तो चेंज हो गई हो, स्पीड चेंज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे आपको पता चलेगा, साइज से, इसकी साइज ये, इसकी साइज इससे बड़ी होगी, भाई ये साइज आपको कुछ दिख रहा है, इससे बड़ी साइज की है, दिख रही है, हमने कहा स्पीड भी चेंज। अगर ऐसी स्थिति है तो रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r हर जगह का अलग होगा, भाई आपको v स्क्वायर बाय r यूज करना है अगर इक्वेशन में, हर पॉइंट पर अलग होता जाएगा, याद है, ठीक है। अब मैं आपसे बहुत बच्चों वाला प्रश्न पूछूंगा, बहुत बच्चों वाला, समझाइएगा। ये जो है ये v स्क्वायर बाय r इंटू मास, मास टाइम्स v स्क्वायर बाय r, इसमें ये तो है, ध्यान से देखिए, रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, यानी अगर पार्टिकल ऐसा है तो इस वक्त रेडियल डायरेक्शन ये है रेडियस वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर हम हमेशा लेंगे सेंटर टू आउट, रेडियस वेक्टर ऐसा है, ये है आर वेक्टर, रेडियली इनवर्ट एक्ट कर रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, क्यों, मैं ऐसे जा रहा हूं, मुझको फोर्स इधर से लगाया है, कॉमन सेंस कहता है भैया मैं इधर ही घूमूंगा, उधर नहीं चला जाऊंगा। तो यदि आप यहां है इस वक्त, इससे ठीक पहले वेलोसिटी वेक्टर ये है, थोड़ी देर बाद यहां आ गए तो स्वाभाविक फोर्स अंदर की ओर लगेगा, तो जो सर्किल बनता है बेटा हमेशा रेडियली इनवर्ट फोर्स लगता है, ये नोट कर लिया, रेडियली इनवर्ट फोर्स, फोर्स रेडियल एफ आर always acts radially
ये गांठ जहन में बैठा है, बाहर की ओर नहीं लगेगा। कॉमन सेंस। यहां तक कपड़े बने, आगे बढ़े। प्लस कर दो, नहीं अभी प्लस नहीं, यहां से बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मान लीजिए पार्ट 2, ये तो है सर्किल आपने ड्रॉ किया। अब मैं आ रहा हूं रियल सिचुएशन। सपोज पार्टिकल यूं जा रहा है, आपने पार्टिकल को ऑब्जर्व इस जगह किया, इस जगह देखा और टेंजेंट एक ड्रॉ करके वेलोसिटी वेक्टर ले लिया, ठीक है। इससे ठीक पहले और ठीक बाद की स्थिति देखिए, खुद ही दिखेगा फोर्स किधर लग रहा है। ठीक पहले और ठीक बाद, इस पॉइंट से ठीक पहले और ठीक बाद देखिए, ये तो कर्व ऐसे ले रहा है तो फोर्स हमेशा रेडियली इनवर्ट होगा। लेकिन अब आप अगर इस पॉइंट पर आ जाए, इस पॉइंट पर आइए, यहां ठीक पहले और ठीक बाद देखिए, इसकी सर्किल इधर बनी तो रेडियली इनवर्ट, ये रेडियली इनवर्ट होगा। यहां पर सर्किल कुछ ऐसा बना, ये हो गया रेडियली इनवर्ट, इसके लिए हो गया रेडियली इनवर्ट। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इससे इसके बीच 90 डिग्री होगी, इस डायरेक्शन में ही फोर्स होगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास टाइम्स स्पीड स्क्वायर बाई आर। ध्यान से सुनिए, मास आपको पता है m, v आपको पता है ये वाला भाई, इसकी मॉड, ठीक है। प्रश्न उठता r क्या है? सर्कुलर मोशन में, हाँ सर्कुलर मोशन में इस r को जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते वो ढर्रे पर चलते हैं, वो हर बार क्वेश्चन पूछना पड़ता है आप क्या करेंगे। तो खुद से सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ रेडियस वेक्टर को समझना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। हमारे सिलेबस में काम बड़ा आसान है, हमारे सिलेबस में रेडियस की साइज दी हुई है, लेकिन आप बड़े क्लास में जाएंगे इंजीनियरिंग में तो वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ढूंढना पड़ता है आपको, उसके लिए मैथ्स लगता है, कैलकुलस है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, होता तो हम वो भी सीखते, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जानकारी दे देंगे कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें अपने सिलेबस को ही देखेंगे। हमें रेडियस प्रोवाइड करते जाता है, हमेशा दिया होता है, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब भी फोर्स एक्ट करेगा रेडियली इनवर्ट, ना कि बाहर की ओर। अब ध्यान से, रेडियस वेक्टर जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए सेंटर ये है तो रेडियस वेक्टर है ये, और ये जो एक्ट कर रहा है ये हो गया mv² बाई आर। कलर मैच कर ले, रेड वाला रेड, ग्रीन वाला ग्रीन। रेडियस वेक्टर आउटवर्ड है, सेंटर से बाहर लिया जाता है, वो हमेशा अंदर की ओर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप तैयार हैं। मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा, एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर दी है, इसकी मास m है, ठीक। इस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम पर t0 पे वेलोसिटी वेक्टर की साइज देखी गई 10 मीटर पर सेकंड। सपोज आसानी के लिए हम मास को 1 kg ले, ठीक है, ठीक। फोर्स आपके हाथ में था। अभी समझने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को 90 डिग्री पर लगाते हैं फोर्स, और ये हमारे हाथ में, साइज हम बड़ा कर लेंगे छोटा कर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मैंने फोर्स सपोज इस पर फोर्स 100 न्यूटन लगाया, सपोज F mod इक्वल टू 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। क्या होगा, इस पर क्या असर होने का है समझे। पहला प्रश्न सर्कुलर मोशन, दोस्ती करने के लिए सर्कुलर।
क्वेश्चन सीधा पूछा गया। आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। एनी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला लॉ आपने पढ़ा है कि भैया अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो स्थिति बना कर रखेगा, अगर जा रहा है तो सीधा जाता रहेगा। अब हमने फोर्स लगा दिया, सेकंड लॉ, ठीक। फोर्स लगाने से क्या होगा? एक्सीलरेट होगा, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे सोचना है। आपको ये देखना है कि इसकी मास है और वेलोसिटी, इसमें एक क्वांटिटी है m, यह क्वांटिटी we have a quantity m, this is momentum p, ठीक है। आप जानते हैं p को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मोमेंटम कब चेंज होता है बेटा? ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ जो आपने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। वो सही पिक्चर ये है कि मोमेंटम चेंज करने के लिए vector sum of all external forces will change momentum of the system। इसकी डेरिवेशन होती है तब जाकर वो आता है स्पेशल केस में, जो एमए पढ़ते हैं आप लोग। ये आप समझते हैं कि पढ़ाई नहीं? हाँ ये पढ़ा है, आपने पढ़ा है, बताता हूँ कहाँ पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा फोर्स टाइम ग्राफ ड्रॉ करते थे, इसमें ऐसे कर्व बनाते थे। इसका जो एरिया होता था वो इंपल्स होता था, जे इंपल्स आई या जे वेक्टर, ठीक है। जिसकी मैग्नीट्यूड आप निकालते थे एफ dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t, 0 से टाइम के बीच। ये जो क्वांटिटी है इंपल्स है, और इसका काम है टू चेंज मोमेंटम डेल्टा। पढ़ाई की यहाँ वेक्टर लिख देंगे, पढ़ा है ना। और इसी की स्लोप अगर निकालेंगे फोर्स टाइम ग्राफ dm by dt, ठीक है। तो क्या है? फोर्स टाइम का एरिया है, इंपल्स चेंज करना, ठीक है। अब dp by dt क्या है? ft का स्लोप कोई सेंस नहीं, अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे। dp by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, भाई आप यहां से यहां कैसे आए? भाई आपने क्या किया? आपने dp इज इक्वल टू f dt यही तो लिखा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको इतने को सिर्फ f लिख रहा हूं। इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे ओवर टाइम, तब आपको p इनिशियल से p फाइनल आ जाएगा कि नहीं? वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर में लिखिए, यही तो आ जाएगा। तो बात स्ट्रेट है, आपको नीट 12th के बाद वाले हैं, आपको देखना है इसमें मोमेंटम वेक्टर है। अगर फोर्स लगा और कुछ समय के लिए लगा हो, ऐसा तो नहीं है कि फोर्स लगे और समय कंज्यूम ना हो। भाई आप फोर्स लगा रहे हैं, कुछ समय लगा होगा और कुछ पोजीशन से भी चेंज हुआ होगा। तो दो चीजें, फोर्स का गणना जब टाइम से करेंगे ना, टाइम से, तो वो इंपल्स होता है और उसका काम है मोमेंटम चेंज होना। यानी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने में मास अभी इनवेरिएंट है, मास नहीं बदलता। तो व्हाट विल चेंज? क्या बदलेगा? वेलोसिटी वेक्टर। अब ध्यान से देखिए फोर्स कैसे लग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज होगा वो डायरेक्शनल चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन की चेंज होगी, न कि साइज की होगी। इतना पिक्चर क्लियर हो गया? इन जनरल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा होता तो उसकी मोमेंटम चेंज होती। उस चेंज में दो प्रकार का चेंज हो सकता है, एक तो उसकी साइज बदल सकती है, दूसरा उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। दोनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है। अभी स्पेसिफिक 90 डिग्री दिया गया है तो डायरेक्शनल चेंज, यानी पक्की बात है कि देयर इज चेंज इन मोमेंटम। कंफर्टेबल हो गए? मोमेंटम चेंज और डायरेक्शनल चेंज होना है, ठीक। जैसे ही ये डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे ही ये डायरेक्शन चेंज करता है, उस डायरेक्शन के टेंजेंशियल हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर।
ठीक है। तो है क्या कि अब आप सोचिए अगर ये चेंज करता है और किसी भी वक्त वेलोसिटी वेक्टर पाथ के टेंजेंशियल होता है, किसी भी वक्त वेलोसिटी वेक्टर पाथ के टेंजेंशियल होता है। तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा था, अब आपने डायरेक्शनल चेंज किया तो वो जिस पाथ को पकड़ा होगा, भाई नॉर्मल कोर्स में अगर आप नहीं छोड़ते तो ये सीधा चला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट में। आपने फोर्स लगाया, इसकी डायरेक्शनल चेंज हुई तो किसी रास्ते को पकड़ा तो होगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर यहाँ पर छोटे से पोर्शन को देखा जाए तो आप देखेंगे भले उसके बाद आप फोर्स न लगाए तो ये सीधा चला जाएगा, तो उस वक्त ये छोटे से पोर्शन को देखा जाता है कि किस सर्किल में फिट होता है। यानी ये जो आर्क बना, नन्हा सा जो आर्क बना, ये किसी सर्किल का पार्ट तो होगा, ठीक है। उस सर्किल का एक रेडियस होगा, ठीक है, उस सर्किल का एक रेडियस होगा, उसकी अपनी एक्साइज होगी, ठीक। तो फोर्स लगाने से अगर आप ऐसा फोर्स लगाएं तो उस रेडियस को आपको बताना है। क्वेश्चन है, फोर्स 100 न्यूटन है, मास है 1 kg, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और फोर्स 90 डिग्री पर है। तो प्रश्न ये है, मेरा पूछना था कि वो रेडियस की साइज क्या होगी उस वक्त, बताएं। जो आपने अभी पढ़ा सीखा mv²/r, उस कंसेप्ट को लगाइए। आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसकी डायरेक्शनल चेंज हुई। मेरा प्रश्न है कि इस वक्त वो जिस रास्ते को पकड़ता है वो किसी सर्किल का पार्ट होगा, तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी? मेरा इससे कितना सा प्रश्न है, बताइए। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं, आप बताएं। 1 मीटर। आपने क्या किया? आपने सिंपल सा काम किया, आपने फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। आपको r चाहिए, r इज इक्वल टू mv²/फोर्स। आपने ये तो किया होगा, तो बेटा 1/10² अपॉन 100 आ गया 1 मीटर। अब समझाइए क्या है। 1 मीटर रेडियस की जो सर्कुलर आर्क बनेगी, उस वक्त जब आपने फोर्स लगाया तो उस 1 मीटर वाले सर्किल को पकड़ लिया और आप कंटिन्यूअसली 100 न्यूटन फोर्स लगाए रहते तो 1 मीटर वाली रेडियस वाली सर्किल में वो घूमना शुरू कर जाता। अगर आप ये स्थिति मेंटेन रखते तो भैया जब भी वेलोसिटी वेक्टर ये है 90 डिग्री, थोड़ी देर बाद ये है 90 डिग्री, यहाँ पर आगे ये है 90 डिग्री आप लगाते रखते तो वो 1 मीटर वाले में घूमना लगता, ठीक है। अब बताइए मैं फोर्स को 1000 कर दूं तब देखिए क्या अंतर हो रहा है। मास वही है, वेलोसिटी वही है, फोर्स को 1000 कर दूं तब देखिए यहाँ एक 0 बढ़ गया, 0.1। तो आप ऐसे सोचिए कि यदि आप किसी दिए हुए मास पर उसकी अपनी कुछ रफ्तार थी और आप 90 डिग्री को फोर्स बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है, ठीक लग रहा है कि नहीं, और छोटे रेडियस में घूमना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप बल बढ़ाते जाए भाई, ठीक। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। mv²/r में आपको देखना है क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है, और दूसरे का हिस्सा किससे क्या हो रहा है। जैसे मास और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप सीधा ऐसे देखें, इसको ऐसे भी देखें, इस f को यहाँ ले लें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पर है ना क्वेश्चन कांस्टेंट। तो भाई अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा कि नहीं? भाई दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, क्या यहाँ तक ठीक है? बस इतने से कंसेप्ट को ध्यान में रखकर सर्कुलर मोशन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, टाइम वेस्ट न करें, एल्गोरिथम कैसे हम लोग काम करते हैं। आप फोर्सेज आइडेंटिफाई करना आता है, एक्सटर्नल फोर्सेज सब 12th पास हैं, आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज का मेथड जानते होंगे भाई। मैकेनिक्स में आप सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ करते हो, एक सिस्टम कोई भी मास ले लिया, स्क्वाड मास, उस पर एक सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ किया, उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स N, mg और कोई फोर्स लग रहा है F, तो
तो आप सिस्टम मॉडल ड्रॉ करके आप समझते हो एक्सटर्नल इंटरनल, हम उस डिटेल में नहीं जाते। आप 11th क्लास फ्रेश होते तो आप पढ़ाते, हम मान रहे हैं कि आपको आता है, ये मानना गलत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम बता, ये कैसे हटेगा, ये हमेशा रहता है क्या यार, सही, ठीक। देखिए पहला पॉइंट, कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे वो सीखना है। सबसे पहला आइडेंटिफाई एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला है जितने फोर्स पार्टिकल पे लग रहे हैं उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। इस एल्गोरिथम को हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये रास्ता है। ऐसे सोचेंगे तो आपसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते, ठीक है। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई दिस सर्किल एंड इट्स प्लेन। आइडेंटिफाई द सर्किल एंड इट्स प्लेन, ठीक है। तीसरा, आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है। नंबर 4, रिजॉल्व द फोर्सेस एज रिक्वायर्ड and apply Fx is equal to max, Fr equal to mar। समझिए, x डायरेक्शन में max, r डायरेक्शन में जैसी जरूरत, ठीक है। याद रखिए, ठीक है, कंफर्टेबल। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ, इससे देखिए अब इंपॉर्टेंट है, जब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो पहला है नोट, अलर्ट। पहला है चेक dv by dt इज इक्वल टू 0 और नॉट, लिखिए, ये चेक करिए। सबसे पहले देखेंगे डी स्क्वायर बाय dt, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी इसका मतलब है AT 0 और नॉट, ये चेक करेंगे। ठीक है। P, if AT नॉन जीरो, AT नॉन जीरो है, then write Fr equal to NAR for each point in question। ये समझा, अगर ये नॉन जीरो है तो Fr इक्वल टू MAR हर पॉइंट के लिए अलग अलग आपको लिखना है। अगर जीरो है तो कोई बात नहीं, वैसे आपको लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक कंफर्टेबल है? चलिए स्टार्ट। इस एल्गोरिथम को ध्यान में रखें, हम काम शुरू करेंगे। एकदम क्लियर है दिमाग में? अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक कार है, क्वेश्चन है, एक कार है, हॉरिजॉन्टल सड़क पे कोई चक्कर लगा रहा है, गोल घुमा रहा है, स्टीयरिंग घुमा के कार को गोल घुमा रहा है। कार
क्वेश्चन स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। अब जो एल्गोरिथम बताया उसको अप्लाई करें। स्पीड कांस्टेंट स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन में, जो आपको बताया उसको अप्लाई करके एनालाइज करना है, मोशन को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स दो चीजें, ये है कार, इसकी कार की वेलोसिटी वेक्टर आपने ये ले ली, फोर्सेस आइडेंटिफाई कीजिए। मैं फोर्सेस लिखने वाला हूं, देखिए आप 12th पास है इसलिए मैं आपके हिसाब से लिखूंगा। देखिए फोर्स, इस पर रेड पर येलो दिख जाएगा, येलो है, ठीक है। ये दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। ये बर्ड्स टॉप व्यू, बर्ड्स आई व्यू, आप उस कार को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने का है, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। लाइन ऑफ साइट है अलोंग वर्टिकल, ध्यान से सुनिए। टॉप व्यू का मतलब लाइन ऑफ साइट अलोंग वर्टिकल, यानी आपकी लाइन ऑफ साइट नजरें अलोंग वर्टिकल है, तो आपको फोर्सेज ऐसे दिखेगा। धरती मां के अंदर mg क्रॉस, भाई किसी भी एरो में ऐसे पॉइंटर होता है और पीछे ऐसे बना हुआ बेटा। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको क्रॉस दिखेगा, इधर से देखेंगे तो डॉट दिखेगा। ये तो पढ़े हैं आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में क्रॉस डॉट बना होता था, ये तो पढ़े, ये तो पढ़े बेटा। तो ये आपने लिखा लाइन ऑफ साइट अलोंग वर्टिकल, ये हो गया टॉप व्यू, बर्ड साइड व्यू, ठीक है। ये लिखेगा। मान लीजिए लाइन ऑफ साइट अलोंग हॉरिजॉन्टल होता, अभी आपको किसी भी एग्जाम में, रिटन एग्जाम नहीं देना, अब तो आपको ABCD, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई ठीक ठाक एग्जाम में बैठे होते जहां लिखना पड़ता ना, तो आपको अपनी बात रखनी है, जैसे मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं, तो हमें क्लैरिटी से अपनी बात रखनी है, जिससे बिना बोले आप समझ जाएं। अब समझ में आ गया ये लिखते हुए। अब अगर मैं लिखता हूं लाइन ऑफ साइट अलोंग हॉरिजॉन्टल, तब कैसा फिगर होगा, तब बताइए वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो, तब दिखाई। देखिए मैं इसी को दिखा रहा हूं, देखिए क्या दिखा, देखिए पहले तो ये देखो वेलोसिटी वेक्टर मैंने ब्लू ग्रीन में किया था, तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया इनवर्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने रेड में लिया था, और ये येलो है नॉर्मल, तो आपने एक्सटर्नल फोर्सेस पहला वाला पॉइंट क्लियर है। फिलहाल आपको ये दो फोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं दो फोर्सेस के कारण इक्विलिब्रियम की बनी थी और गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। कार के ड्राइवर ने डिसाइड किया सर्कुलर पाथ में घुमाओ, गोल घुमाओ। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या ये दोनों फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द सर्किल एंड इट्स प्लेन। आपने इसकी सर्किल और प्लेन आइडेंटिफाई की, तो बर्ड्स आई व्यू में सर्किल ऐसा मिला, कैसे दो उंगली से कैसे खिसकाते हैं, इसको छू कर, इसको किसको, ये छू कर
खाली इसे खींचना हो तो यही कर ले गाड़ी का क्या किया जाए। हाँ पहले हटा देते। कैसे हटेगा इसे चलिए अब एक और ड्रॉ कर ली। मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ऊपर से तभी साइड से देखिए साइड से किसी सर्किल को आप साइड से देखेंगे उसके प्लेन के लॉन्ग लाइन रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा लाइन दिखेगी। सिंपल सा बात है। तो अब आपको ये दिख रहा है। अब बताइए इसमें आपको नेक्स्ट वन क्या कर रहा है आइडेंटिफाई द सर्किल एंड इट्स प्लेन। अब सोचिए प्लेन कैसा है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल नहीं है इंक्लाइन नहीं है हॉरिजॉन्टल है कार का घूमना हॉरिजॉन्टल प्लेन। आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस रेडियस वेक्टर। ठीक इतना होने के बाद यहां पर रेडियस वेक्टर यही देखिए रेडियस वेक्टर यही तो है। ठीक इतना होने के बाद आपसे कहा गया क्या कहा गया रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक बच्चा जो अभी सीख रहा है 11th का वो क्या करेगा उसको सलाह है भाई रेडियल टेंजेंशियल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब में रिजॉल्व कर से आइडिया तो है नहीं अपने आप वेक्टर्स पैदा हो जाएंगे रेडियल टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इसके अलावा एक होता है प्लेन के नॉर्मल परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल। यही तो 6 बात है हमारे सिलेबस में यही तो 6 काम करते हैं रेडियल टेंजेंशियल वर्टिकल नॉर्मल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तीसरा कैटेगरी हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल। 6 बार तो रिजॉल्व करना है ज्यादा तो अपने आप आंसर उभर जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करें। आपके पास 2 फोर्स है फिलहाल एम और एन और आपने रिजॉल्व किया इसको। बताइए इसको रिजॉल्व करते हैं। ये है रेडियल लाइन आर वेक्टर दिस इज आर वेक्टर। बताइए इनके बीच 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री क्या इसका कंपोनेंट होगा भाई कंपोनेंट तो नहीं तो कार घूम कैसे गई बिना फोर्स के तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा भाई फिजिक्स तो हमें यही पढ़ाता है। अगर मोमेंटम चेंज करना हो चाहे डायरेक्शनल चेंज हो या साइज के साथ फोर्स और टाइम का एरिया तो चाहिए पल्स तो चाहिए बिना फोर्स तो होगा नहीं तो जरूर कोई और फोर्स होगा। तो दिमाग में सोचा गया क्या है भाई तो सब टायर और सड़क के बीच कुछ इंटरेक्शन होगा। हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा है ठीक हो ना हो फ्रिक्शन का काम है इसे घुमाना कोई और फोर्स है इस सेटअप ठीक है। फ्रिक्शन 2 प्रकार के होते हैं स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक में साथ चल काइनेटिक में रिलेटिव मोशन ठीक है। अब बताइए यहाँ जो कार है कार देखिए एक कार वाले ने ये 2 सर्किल हमने ठीक है। एक कार वाला है इस पर ऐसे घूम रहा था सॉरी ये क्या कर रहा हूं चलिए ये कार वाला ऐसे आ रहा था इस पर क्या आराम से घूमता हुआ ऐसे चक्कर मारता है इसी सर्किल में। अब देखिए ध्यान से देखिए अब ये कार वाला है जो ऐसे आ रहा है लेकिन धीरे धीरे अपना सर्किल बढ़ा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं यहाँ रेडियस तो कांस्टेंट है यहाँ रेडियस बदलता जा रहा है। देखिए इसकी रेडियस कर्वेचर इसकी कर्वेचर अलग है। ऐसे मोशन में गाड़ी खिसक रही है जिस रास्ते पर आप कार चलाना चाहते हैं
खिसक रही है, जैसे कि आप कार घुमाए ठेला वाला उड़ जाए। कार आप किसी एक रास्ते पे घुमाना चाह रहे ना कि भाई हमें इसी कर्वेचर पे घूमना है, पता चला धैड़, तो आप समझ रहे हैं हमारे सिलेबस में अभी हमको धैड़ वाला नहीं एक्सीडेंट वाला नहीं पढ़ रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हम एक रास्ते पर हैं, निश्चित रास्ते पर ही चल रहे हैं। दोनों में फर्क है। और सुनिए प्रश्न ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्रश्न ये है कि यदि आप इसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसी पर चल रहे हैं, तब फ्रिक्शनल फोर्स, और ऐसे चल रहे हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों में क्या फर्क होगा? जब आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक इन नेचर होगा, और जब आप ऐसे चल रहे हैं, आप रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, तो एक संभावना है कि ये Fs ना होगा Fk के बराबर हो। क्यों ऐसे होगा? ठीक है, लगता है कांटेक्ट होता है, ये Fk के बराबर में भी। तो भी हम अपने सिलेबस में इस सिनेरियो को नहीं पढ़ रहे, इसकी भी एनालिसिस हो सकती है। हमारे सिलेबस में हमको कन्फाइंड रहना है कि जब आप एफएस कर रहे हैं और अगर एफके वाली स्थिति होगी तो स्पेसिफिक समझाया जाएगा क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, अब बताइए कार का आना सर्किल में घूमना, एफएस होगा, एफके नहीं होगा। अब एफएस के बारे में बताएं। एफएस जो है आपने पढ़ा है कि वो 0 और अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच को भी लाइक कर सकता है। एक लिमिट है, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है। वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? एफ मैक्स ने पढ़ा है एन, ये वाला एन इंटू म्यू एस, यही तो है, पक्की बात। लेकिन किसी भी वक्त ये होता है उसकी वैल्यू इसके और इसके बीच कुछ भी हो सकती है, ध्यान से रखिएगा। अगर ये स्थिति भी है तो ये नहीं है, ये है जो इसके बराबर है। किसी भी वक्त एफएस होगा, एफएस नहीं है तो के दो में से एक, आप साथ चल रहे हैं या खिसक रहे हैं। अगर एफएस है या एफके है, दो में से एक होगा, चाहे तो एफएस होगा या एफके होगा। एफएस की वैल्यू 0 से n म्यू एस के बीच कुछ भी हो सकती है। ये तो पिक्चर क्लियर है। अब कार आराम से घूम गई, ठीक है। हमने इसको इस कलर से दे दिया, सपोज ये वाला, तो हमने ये ले लिया एफएस। ठीक, अब आपके पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितने हो गए? 3। वो जो पहले वाली बात की वो 11th क्लास के बच्चों के लिए, आपको पता है कि भैया होता है फ्रिक्शन होगा तभी होगा, विदाउट फ्रिक्शन नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, लगाइए। चौथा असल काम आप करें, अप्लाई Fx इज इक्वल टू MAX। आपको कहा गया है अप्लाई करने Fx इक्वल टू MAX। x आप सोचिए क्या होगा और उसके अलावा क्या लिखेंगे, अप्लाई करें, खुद ही इक्वेशंस उभरने लगेंगे। आप कर ले, उसके बाद मैं लिखूंगा। तब तक साफ करता हूं। चार ही लिख सकते हैं, रेडियल टेंजेंशियल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अभी मैं उम्मीद करो आप 4 इक्वेशन लिख के देंगे, सब लिख, मैं लिख रहा हूं, आप चेक करेंगे। मैं लिख रहा हूं सबसे पहला फोर्स टेंजेंशियल, मास टाइम्स एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। ठीक, अब अपने लिए हम इसको सब चूंकि रिजॉल्व कर चुके हैं तो हम बार बार वेक्टर नहीं लिख रहे, हमने ये हटा, ठीक है। हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, फोर्स
मास टाइम्स एक्सीलरेशन टाइम्स, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये तो एक असर होना है, डिपेंड करता है ये क्या है। बताइए यहाँ क्या लिखो, आपने क्या लिखा बताइए। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिखा? सीखने समय कुछ भी मत छोड़िए, हर चीज लिखिए, बाद में आपको समझ में आएगा ये व्यर्थ है। अभी आप एक्सपर्ट नहीं है ना, सीख रहे हैं, तो हर चीज लिखिए। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, बर्ड साइड ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल लाइन, ये है टेंजेंशियल। अब इस डायरेक्शन में बताइए तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीनों को से का टेंजेंट से क्या रिश्ता है? देखिए एक एक करके देखते हैं। एन देखिए, एन 90 डिग्री, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। एम जी इनवर्ट 90 डिग्री, कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये रेडियल डायरेक्शन है, रेडिएशन टेंजेंट 90 डिग्री, निल, जीरो। तो आप ऐसे लिखेंगे पहला इक्वेशन जीरो, और आप लिखेंगे 80 जीरो। सबसे पहला पॉइंट कहा जाता है 80 पता लगाने, स्पीड बदल रहा है या कि नहीं, 80 जीरो, पक्की बात। कांस्टेंट स्पीड दी हुई थी, इन फोर्सेस का कोई असर नहीं है जो खुद से रफ्तार को बदल दे। ड्राइवर के हाथ में, ड्राइवर चाहे तो अपनी रफ्तार बदल सकता है। अभी क्वेश्चन सेटअप में दिया गया है कि ड्राइवर एक निश्चित रफ्तार पर घुमा रहा है, ये पहले ही दिया है। क्या यहाँ तक ठीक है? पहला हो गया ठीक। अब दूसरा लिखिए एफ आर, लिख के दिखाएं। एफ आर इक्वल टू एम ए आर। ध्यान रखिएगा, जितने एक्सटर्नल फोर्सेज हैं सबको रेडियल लाइन पर प्रोजेक्ट करें, यानी जितने भी फोर्सेज सबको रेडियल लाइन पर प्रोजेक्शन निकाल के चेक कीजिए क्या आपको दिख रहा है। और विश्वास, अपने खुद पर विश्वास रखें। पढ़ाई बुक सिलेबस एक तरफ, आपको जो दिख रहा है अपने प्रति ईमानदार रहिएगा। जो दिख रहा है बताइए क्या लिखा, बताइए। एक एक करके पूछता हूँ। ये है बेटा रेडियल लाइन, ध्यान से देखिए, ये है रेडियल लाइन। mg का कंट्रीब्यूशन क्या रेडियल पर है सर? mg का, अरे mg इनवर्ट है, mg और रेडियल 90 डिग्री, निल। नॉर्मल का है रेडियल पर असर, निल, कोई असर नहीं, पक्का। एक ही असर दिखा रहा है, fs किधर है? रेडियली इनवर्ट, ठीक। अब सलाह, अब सुनिए सलाह, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जा सकते हैं। सलाह ये है कि रेडियली इनवर्ट को पॉजिटिव ले लिया करें, सलाह है, सजेशन, सजेशन, सजेशन। पॉजिटिव, समझ गए? रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट पॉजिटिव ले लीजिए, ये है सजेशन। अब सीधा इक्वेशन लिखिए, एफ आर इज एम ए आर। बोले क्या लिखे? एफ आर इज एम ए आर लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिखे, बिल्कुल सही। बोलिए क्या लिखे? एफ एस बराबर एम, सॉरी आप लिखेंगे एम ए आर, और एम ए आर किसके बराबर है? एम ए आर किसके बराबर है? जो स्पीड है और उसकी जो रेडियस है, स्पीड को स्क्वायर कर लें और रेडियस हटा डाल दें, इसी के बराबर तो लिख दिया। एकदम कंफर्टेबल हो गए। अब आपने दो काम कर लिया, अब बचे दो और, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तो ये लाइन है ही, ये भी हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल है, अगर प्लेन ले लें, सर्किल ले लें, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो वो तो कवर हो गया। वर्टिकल, देखिए वर्टिकल लिखिए इक्वेशन, भाई हॉरिजॉन्टल कवर हो गया बेटा, वर्टिकल लिखिए।
वर्टिकल इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन वर्टिकल, ये आपको लिख कर लिखना है। लिखिए जो जो सेटअप है इसी से लिखना है, कुछ भी याद किया हुआ रटा हुआ नहीं लिखना है, जो आपको फिगर में लिखना है बेटा उससे लिखिए, ये मैं सलाह दे। पहले बताइए वर्टिकल लाइन किधर है, ये डॉट ऑफ क्रॉस है ना वर्टिकल लाइन, टॉप व्यू डॉट ऑफ क्रॉस है ना, तो बाहर की ओर नॉर्मल, अंदर की ओर एनजी, तो मैंने लिखना शुरू किया। देखिए दोनों बोर्ड से लिख रहा हूं मैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लूं, बाहर को पॉजिटिव ले लूं, तो हमने वेक्टर सम करना है। देखिए इसका वेक्टर सम करना है, एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम हमेशा करना है, जो बार बार लिखने हैं। हमने प्लस एन प्लस माइनस एन जी, ठीक है। देखिए तो वेक्टर में बाहर की ओर पॉजिटिव किया तो प्लस एन, अंदर की ओर पॉजिटिव किया, अंदर की ओर नेगेटिव किया तो माइनस एन जी, शुड बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन वर्टिकल होना चाहिए। ये तो इक्वेशन मैंने आपसे कहा था इक्वेशन लिखना, आपने इक्वेशन लिख दिया। जिसको सही डिटेल में ना जाते हुए आपने सीधा लिखा होगा n माइनस एम जी इज एम ए बी, लिख लिए, ठीक। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, अब अपने आप से पूछिए, कार भैया को घुमा रहा था सर्कुलर मोशन में, क्या कार खुदक खुदक के चल रही थी? और भाई कार ऐसे घूम गई तो कार पहले भी इसी प्लेन पर थी, बाद में भी इसी प्लेन पर है, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? कार वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेट नहीं कर रही है भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ किसी भी रूप में। लेकिन अब यदि कार ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि कार ऐसे सड़क पर चलती जैसे गड्ढे में घुसती उठी, तब हो सकता है, हमारे सिलेबस में नहीं। अभी मैं इस सड़क से हालत है टूटी हुई है, तो भाई बाइक ऐसे गई ऊपर उठी, तो उस समय आप देखिए जब नीचे जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा, ऊपर उठेंगे तब भी होगा, तब ये नॉन जीरो होगा। अभी आपके सेटअप में प्लेन रोड पर है, अच्छी सड़क पर है, लेवल रोड। तो मोस्ट ऑफ दी सड़कें हमारे यहाँ की शहरों की तो बहुत अच्छी हो चुकी हैं, अभी भी बहुत जगह की बनती बाकी है, लेकिन अमूमन जो नॉर्मल सड़क एक लेवल रोड में 80 आपको जीरो दिख रहा है कि नहीं? तो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका काम है, बस जो दिख रहा है उसको जीरो सेट कर देना। इक्वेशन लिख दिया, जीरो सेट कर दिया। अब आपके पास तीन इक्वेशन निकल गए, देखिए तीन निकल गए, आपने सब निकाल लिया, लिख लिया, तो आपने सीधा निकाला एफ एस सी एम पी स्क्वायर बाई आर और एन एम जी के बराबर है। क्या याद है? देखिए ठीक। अब ये तो एक जनरल सेटअप हो गया, आपको दो इक्वेशन साफ साफ निकल गए, एक ये और एक ये, ठीक है। मैं उसको नए पे लिखता हूँ, इस सेटअप में नए पे लिखता हूँ। क्या क्या निकला? पहला वाला बताइए आप, एफ एस इक्वल टू बताए एम बी स्क्वायर बाई आर, और दूसरा एन माइनस एम जी इज जीरो, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, ये दो आएगा, दो इक्वेशन है, और तो कुछ मिला नहीं आपको। अब क्यों दोनों लिखने के बाद अब आप स्वयं से पूछें भाई कुछ रफ्तार है, मैं इस रफ्तार को बढ़ाऊं, उसी सर्किल में बने हुए ये कांस्टेंट सर्किल को चेंज नहीं किया, यानी रेडियस नहीं चेंज किया, आपने फिक्स है। आप रफ्तार बढ़ाएंगे तो आपकी राइट साइड इसकी जरूरत बढ़ जाएगी कि नहीं? भाई मास है, रेडियस वही है, आप रफ्तार बढ़ा दें बेटा, रफ्तार बढ़ाते ही आपकी जरूरत बढ़ गई कि नहीं? तो इस जरूरत को अगर पूरा करने वाला नहीं है, अगर उस जरूरत को पूरा करने वाला नहीं है तो ठेला गया हो गया। आप बढ़ा रहे थे, आपने एक रास्ता ढूंढा और आपने रफ्तार मन किया, दबा दिया एक्सीडेंट, धड़ हो गया। भाई एक हो सकता है ना संभावना, भाई स्पेस रहा तब तो आप खिसक गए, फिसल गए, वरना तो किसी को उड़ा देंगे। नॉर्मल ट्रैफिक शहर में तो उड़ जाएगा कोई आदमी, होता भी ऐसा, कोई तेजी से आया खिसक के हल्का टच हो गया। तो अगर फिजिक्स की कंसेप्ट ना हो तब तो कुछ भी खेला जा सकता है। अरे मेरे हाथ में मैंने पैसे लगाए, मैं एक्सीडेंट हुआ, फिर थाने में बैठा पाऊँ। भाई नॉर्मल आदमी पढ़ा लिखा तो वो कहेगा नहीं यार हमने फिजिक्स पढ़ा है, एक लिमिटेशन है हर चीज का,
ठीक है। तो आप जैसे जैसे रफ्तार बढ़ाएंगे, आपको नीट इंजीनियरिंग मेडिकल वाले आप सोचिए, आपको कैसे सोचना है, मास और ये कांस्टेंट है, m/r टर्म एक कांस्टेंट है, रफ्तार 10% बढ़ा दी, आपकी जरूरत कितनी बढ़ गई? बोले जल्दी बोलिए, 21%। अरे 1.1 करेंगे, 1.1 का स्क्वायर 1.21, 21% जरूरत बढ़ गई। आपने रफ्तार दोगुनी कर दी, पहले से जो फोर्स चाहिए था उससे 4 गुना चाहिए होगा। भाई इसकी तो एक लिमिटेशन है ना, एक रेंज में ही तो बढ़ेगा। अगर उस रेंज के बाहर गया, एवरेज की जगह f हो जाएगा। तो सोचिए, स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्वेश्चन सेटर क्या पूछने वाला, आप ही क्वेश्चन सेट करते हैं, क्या पूछते हैं? वह मैक्सिमम रफ्तार बताओ जिस पर सर्किल में घूम जाए, उस दिए हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर के सर्किल में वह मैक्सिमम रफ्तार बताओ घूम जाए। यही तो स्वाभाविक प्रश्न है, यानी कि ठेला ना उड़े, एक्सीडेंट ना हो। कहने का मतलब ऐसा समझिए, आप जिस इंटेंडेड पाथ पे, जिस रास्ते पर हैं, आप उसी पर चलें, उससे बाहर न जाएं। ठीक है, सोचिए, ये स्वाभाविक प्रश्न होगा, इसका उत्तर है वह मैक्सिमम स्पीड बताएं कि कार घूम जाए उसी रेडियस में। बताइए क्वेश्चन, वी मैक्स, फाइंड वी मैक्स, वी मैक्स फॉर सेफ राइडिंग। On the given circuit, of radius r, पर्पस समझे, r रेडियस के सर्किल में ही रहना है, उस पर मैक्सिमम स्पीड पता लगना है। मैक्सिमम तो आपकी मर्जी, जो चाहे कर दे, फिर थाने वाला चक्कर होगा, वो नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो जनरल इक्वेशन है बेटा। अब तो जब पूछा गया फाइंड वी मैक्स, तो आप क्या करेंगे? आपको प्रश्न क्वेश्चन मार्क किस पर है, आपको ये पता लगाना है। ये इसे पता लगाने के लिए आप इधर ले जाएंगे, तो आप ऐसे सोचेंगे, अगर मैं ये बढ़ाऊं तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सा सोचेंगे। इसकी एक लिमिट है, कहां तक जाएगा ये बढ़ता हुआ, कहां तक जाएगा? आपने माना लेट दैट स्पीड बी, लेट बी इज वी मैक्स व्हेन fs इज fs मैक्स। यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है। आपने सेट कर दिया fs मैक्स इज इक्वल टू m/r v मैक्स स्क्वायर। ये तो बच्चों वाला पहला प्रश्न पूछा जाता था आपसे, जिसको कई बच्चे रट के लिखते थे, याद करके, जबकि समझने वाले खुद ही आप यार, हम मैं भी क्वेश्चन सेटर होता है, यही पूछता और क्या। बाकी क्या है, स्पीड खड़े होते हैं, जीरो सर्किट में जाने की जरूरत ही नहीं, खड़े भी आप। ठीक, तो चलिए fs मैक्स क्या होता है? गए फ्रिक्शन चैप्टर में अपने आप से पूछा n म्यू, उस वक्त का n, ध्यान से सुनिए, उस वक्त का n हमेशा फ्रिक्शन चैप्टर में वर्कआउट करना पड़ता है। हर बार अपने आप से पूछना पड़ता होता है कि क्या मैंने n सही निकाला है या गलती हो रही मुझसे। लिफ्ट पे डाल के ऊपर उठा दे तो एक्सीलेरेट करते n बदल जाएगा। भाई आप समझते ना, लिफ्ट में नीचे की तरफ एक्सीलेरेट कर दे तब n बदल जाएगा। अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट पढ़ा था ना? हाँ, तो बस वो कंसेप्ट लगा के हर बार n ढूंढना है। बताइए यहाँ पर n क्या है? इस जगह, इस वक्त, इस सेटअप में n क्या है? n क्या ये बदल रहा है? नहीं बदल रहा, तो आपने सीधा डाला n इज, मैं या कलर कोड चेंज करके ये करके या डायरेक्ट लिख दूंगा, टाइम वेस्ट न करता हुआ, mg सीधा n इज mg। V max is R G US under root. V max is R G US under root। आगे ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आपने कर लिया। चलिए
रेडियस बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी तब भी बढ़ जाएगा। अमूमन हमारे यहाँ नहीं बढ़ती। अगर कोई सेटअप ऐसा कर दे आर्टिफिशियल जी क्रिएट करके उसका पुल बढ़ा दे, ये बढ़ाने के लिए डाउन फोर्स बढ़ाता है, बढ़ाया जाता है, तो वो थोड़ा अलग तरीका हो गया। तो जी अगर आर्टिफिशियली आप बढ़ा दें तब बदलेगा। अमूमन हमारे लिए कांस्टेंट है। म्यूएस जो है वो क्या है? म्यूएस वो जो दो सरफेस कांटेक्ट में उनके बीच का है। भाई आप कैसे सड़क पर चला रहे हैं, वेट म्यूएस कम हो जाएगा, उसी टायर का फर्श से म्यूएस कम हो जाएगा अगर गीली सड़क है, और सूखी सड़क है तो बढ़ जाता है। एक रेंज होता है, बहुत अच्छी अच्छी टायर की आप महंगी वाली खरीद लें तो 0.4 से 0.7 यूजुअली होता है, ठीक है। तो एक दिए हुए सरफेस के बीच जो होगा, जैसे मान लीजिए रोड पर रेत आ जाए तब बदल जाएगा, है ना। फिर ऑयल गिराओ, क्योंकि जो सरफेस कांटेक्ट में पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट उन पर डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे हाथी ने जैकेट पहना है डेनिम का, और हाथी डायनासोर के ऊपर बैठा है, और डायनासोर ने लेदर का जैकेट पहना, डायनो। एलिफेंट ये है डेनिम, ये डेनिम, ये लेदर। अब बताइए यूएस हाथी और डायनासोर के बीच है या डेनिम और लेदर के बीच है? डेनिम और लेदर के बीच है। बात समझिए ना, वो कौन किस पर बैठा हो थोड़ी, जो कांटेक्ट में है उस सरफेस की बात होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप वो बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा। तो सेफ राइडिंग के लिए आपको एक पहला क्लैरिटी से, अब आप किसी को भी समझा सकते हैं बड़े आराम से। कोई 11th का बच्चा अगर मिल जाए तो आप आराम से समझा देंगे आपको एल्गोरिथम लगाना है, यहाँ तक ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा सेटअप था, मैंने आपको एक आसान सा दिया, अब थोड़ी डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा देते, ठीक है। अभी प्लेन कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। इसी में डिफिकल्टी थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, रफ्तार को बढ़ा देंगे, एक्सेलरेट करवा देंगे, तब क्या होगा उसकी बात करेंगे। अब सिंपल सा सेटअप में अभी है, अभी मैं एक्चुअली अपना टेस्ट दे रहा हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ कि आप समझ रहे हो नहीं, मैं टेस्ट दे रहा हूँ। इसीलिए हमसे कहा गया है कि आप रिलेटिवली कंफर्टेबल क्लास, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, धीरे धीरे गहराई बढ़ाएंगे। देखा ठीक है, मैं इस बात का ऑनर करूंगा। अब मैंने सर्किल को वर्टिकल कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, सर्किल वर्टिकल है, बहुत सिंपल सा, जो आपको सिलेबस में पढ़ाई गया। आप डेरिवेशन नहीं कर रहे, आप इस पर दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। सर्किल को वर्टिकल कर दिया गया, हमने एक धागा लिया, स्ट्रिंग में एक मास लगाया और गोल गोल उसको वर्टिकल सर्किल में घुमाना शुरू किया, पढ़ा था, ठीक है। अब आप गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उस फिगर को ड्रॉ करें और वर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल से किसी 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक। क्वेश्चन समझिए, वर्टिकल से 30 डिग्री पर, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है, ठीक। और इस वक्त इसकी रफ्तार दिखी v0, रफ्तार थी ऊपर जा रहा था, ठीक। पार्टिकल का मास m है, m, g को g लेना है, मास m है और g को g लेना है। आपसे पूछा गया कि ये टेंशन क्या होगा, T क्या होगा, बताइए, आंसर दीजिए, फाइंड टेंशन, बताइए। एक स्टोन को धागे में बांधकर घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्किल में, जब वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, ठीक है। उस वक्त धागे की टेंशन क्या होगी, अगर ये v0 है, मास m है और g है, बताइए। ये एल्गोरिथम लगाएं, जो आपको बताया गया उसको यूज करें। मैं बोर्ड न ले लूं, ये वाला है ना, ठीक है।
आपको जो एल्गोरिथम दिया हुआ है उसको अप्लाई करें और आंसर लिखें। पहला, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्सेस। कर लिया आइडेंटिफाई? साथ दे, हमारा साथ दे, बताइए क्या लिखें? ट्रेड से क्या धागे में कोई टेंशन होगा तो पता लगा, कोई और फोर्स है, आपको कोई और फोर्स दिख रहा है, इस पर कोई और फोर्स दिख रहा है भाई, जो दिख रहा है बोलो साफ है। इस पार्ट की बात हो रही है ना बेटा, इसकी बात हो रही है, इस पर तो ये तो दिख रहा है। कोई धागे वागे से बाहर को पुल कर रहा होता तो बात अलग है, वही यही तो दिख रहा है, ठीक है, दो ही दिख रहे हैं। आइडेंटिफाई द सर्किल एंड इट्स प्लेन, आइडेंटिफाई कीजिए। प्लेन वर्टिकल, अभी तक का हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल आ गया, पक्की बात। आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस रेडियस वेक्टर, सेंटर से रेडियस वेक्टर हमेशा सेंटर से सर्कमफ्रेंस की ओर डायरेक्टेड होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बताइए, आपको लिखा है रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब यहां पर आप वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रेडियल, टेंजेंशियल, यही तो चार है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बाद में जाएंगे, पहले रेडियल टेंजेंशियल पर ही रहिए, ठीक है। रेडियल और टेंजेंशियल फोर्सेस निकालिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या सलाह दिया आपको, देखिए अपने एल्गोरिथम में नोट। सबसे पहला चेक करना है टेंजेंशियल, AD 0 है या नहीं, बताएं AD 0 है या नहीं, बताएं। AD देखिए, ये है टेंजेंशियल है, ये इतना सा वेक्टर है, mg का ये कंपोनेंट है, ये टेंजेंट के लॉन्ग है। पहला, इसकी कंट्रीब्यूशन देखिए है भाई, ये रेडियल लाइन है, ये टेंजेंट है, 9th क्लास में पढ़ा था 90 डिग्री होगा। कोई भी वेक्टर अपने से 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन 0 देता है, और बेसिक चीज नहीं। तो बेटा टेंजेंशियल कंपोनेंट है कि नहीं है, तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ft इज MAT में क्या लिखेंगे बताएं, ft लिखिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर जिधर है उधर ही तो पॉजिटिव दिया होगा, ठीक है। तो अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखिए, ये ऑपोजिट है, पॉजिटिव के ऑपोजिट है, तो मैं क्या लिखूं, सीधा ये जो 30 डिग्री है, अब ज्योमेट्री आ गई, ये 30 डिग्री है तो ये 30 होगी। रिजॉल्व कैसे करते हैं आप, साइन कॉस मत कीजिएगा, सलाह दे रहा हूं, कोई लाइन हो तो कोई वेक्टर हो, तो जिधर बढ़ो उसका कॉस, जिधर बढ़ो उसका कॉस, इधर बढ़ो इसका कॉस। मान लीजिए यहां से 90 है, तो इसका कॉस 90 माइनस थीटा का कॉस, जो साइन बन जाता है। हम लोग सलाह देते हैं जिधर बढ़ो उसका कॉस। आप कॉस में रहेंगे, कारण है कॉस 30 √3/2 और साइन 30, हाँ यहाँ गलती हो सकती है, इंटरचेंज हो सकता है, जल्दबाजी। जिधर पढ़ो उसका कॉस, सिर्फ कॉस में रहिए, गलती नहीं होगी आपसे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, ये सलाह, बाकी आपका चॉइस है, जिधर पढ़ो उसका कॉस। बताइए ये एंगल कितना है, 30 है, ये कितना होगा 60, तो जिधर पढ़ो उसका कॉस। हम लोग सलाह देते हैं, इसको लिखिए mg cos 60, लिखने को आप sin 30 लिख सकते थे, हम लोग सलाह देते हैं आप cos 60 लिखिए। cos 60 था, आपको ब्रेन को एक आदत पड़ेगी, 60 था
30√3/2 आप cos में ही कन्फाइंड है। कभी कभी हो जाता है, आप लोग से भी होता होगा, हम लोग से भी होता है, साइन cos में कभी कभी हम हाफ और √3/2 में गलती करते हैं और बहुत फिर झुंझुलाहट होती है कि ये क्या बेवकूफी हमने की। अच्छा यार चाहे वो रख देते, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैंने नहीं कहा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फेंकूंगा नहीं, पी जाऊंगा सीधे mg cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब बताइए साइन नेगेटिव लूंगी नहीं, ठीक है, और यहाँ क्या लिखूं m at, अब at क्या आ गया -g, तो -g/2 इस वक्त का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी रफ्तार बदलने की रेट ये -5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में। अगर एक सेकंड ये स्थिति बनी रहती तो उसकी जो भी रफ्तार थी उससे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कम होती। ये समझ में आई? एक्सेलरेशन आप समझते? -5 मीटर पर सेकंड चेंज आएगा वेलोसिटी में एक सेकंड। हाँ बस एक मिनट, क्या याद रखिए? आपने यूज कर लिया, ये देख लिया। अब ये अलर्ट क्या कह रहा है कि भाई हर स्थान पे आपको FR इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब FR इक्वेशन लिखना है रेडियल लाइन में, आपसे क्या सलाह दिया गया है? रेडियली इनवर्ट पॉजिटिव लेना है, और कॉमन सेंस है कि भैया अगर आपकी वेलोसिटी वेक्टर इधर से इधर हुई तो फोर्स ज्यादा इधर लग रहा होगा। कॉमन सेंस है भाई, इधर लगेगा तभी घूमा, ऐसा थोड़ी होता कि इधर लगाए और घूम फिर गया। जब मुझे धक्का इधर देगा मैं इधर ही जाने की टेंडेंसी रखूंगा, उल्टा तो नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। तो आप सीधा रेडियल लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए? t, दिस इज t माइनस, आपसे कहा गया था ना अंदर की तरफ पॉजिटिव ले लीजिए, t माइनस क्या लिखूं, जिधर बड़ा उसका cos, mg cos 30 should be equal to r क्या होगा, जो l लेंथ होगी वही r होगी, हम इसको l से रिप्लेस करते हैं, आंसर आ गया। t इक्वल टू mg √3/2 प्लस m d0 स्क्वायर बाई l, l 1 मीटर है, b0 स्क्वायर अगर 10 मीटर है, b0 स्क्वायर 10 मीटर है, तो आपकी बात आ गई 10m प्लस mg √3/2 आपने ऐड कर दिया, ये आपको टेंशन क्या याद रखा मुझे? क्या इस क्लास को और आगे बढ़ाया जाएगा? यू वांट सर्कुलर मोशन मैं पढ़ाऊं आपको एक क्लास और कि पढ़ाऊंगी नहीं, इसको और पढ़ाऊं, फिर एससी वर्मा के न्यूमेरिकल में लाऊं और दिमाग में सॉल्व करवाए जाए। बहुत सारे न्यूमेरिकल आप ब्रेन में सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको कुछ करना नहीं, बस देखकर हाँ हो गया चलो। क्या आपको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है? ठीक है, कल एक क्लास और चाहिए तो आप सर को बता दें, ठीक है। चलिए थैंक्स, इसको क्लास ओवर किया जाए, क्या करें बोर्ड को आप एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए थैंक्स। टेस्ट मेरा भूल जाइए, मेरा टेस्ट में क्या होगा, आप थोड़ा फायदा उठा ले जब तक हूँ। थोड़ा गलत रॉन्ग तो है। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। यस सर। और बच्चों को जिनको बुलाना हो बुला लीजिएगा।